हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हम चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं अपने फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच में वो है साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन। साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हमारी प्रायोरिटी इस बैच से यही है कि हम कीवर्ड्स जो है वो लर्न करें, रिकॉल करें और बिल्कुल दिमाग में बिठा लें। जब भी हम एग्जाम लिखेंगे अपना, तो वो कीवर्ड्स आपको याद आने चाहिए। तो इस लेक्चर का, इस रिवीजन बैच का पर्पस यही है, आपको सब कुछ याद हो जाना चाहिए। जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहती है सर याद नहीं हो रहा, वो हम इससे अपना पर्पस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन थर्ड चैप्टर है हमारा। एग्जाम में मैं इसकी वेटेज करता हूँ कि 5 से 10 नंबर का जो है ये चैप्टर आपका आता ही है। कंपनीज एक्ट का एक क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट के काफी सारे प्रोविजन हैं, जैसे कि 447, 448, 449, सेक्शन 92 और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टॉपिक कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक कवर हैं। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर करे हैं मैंने। ठीक है, एक दो टॉपिक मैंने छोड़ा है, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी बता देता हूँ, बस एक टॉपिक ही छोड़ा है मैंने, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ये एलओडीआर से है, रेगुलेशन नंबर 4 है। ये आप बेसिकली मॉड्यूल से कर लीजिएगा। बाकी हमारी एक एलओडीआर की चार्ट बुक भी है, उसमें भी समराइज तरीके से दे रखा है। मैं आपको एक्सेस दे दूंगा इस वीडियो की लिंक के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप वहां से शॉर्ट एंड समराइज वे में आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई उसमें हार्ड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको कीवर्ड वहां पे भी लर्न करने होंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आज हम इस रिवीजन रिवीजन बैच में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन और पहला ही टॉपिक आ रहा है, व्हाट इज प्री सर्टिफिकेशन। प्री सर्टिफिकेशन क्या होता है? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि प्री सर्टिफिकेशन क्या होता है। प्री सर्टिफिकेशन, एक तो टॉपिक है प्री सर्टिफिकेशन, एक है सर्टिफिकेशन। ठीक है, दो टॉपिक है हमारे। प्री सर्टिफिकेशन जो स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। जब भी हम एमसीए पोर्टल पे कोई भी ई फॉर्म फाइल करने जाते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारे फॉर्म जो हैं बेसिकली वो सर्टिफिकेशन मांगते हैं प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का। ठीक है, जिसमें हमें बेसिकली उनके फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर बेसिकली फिल करना होता है। ठीक है, और उनके डीएससी लगाने होते हैं प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के, और वहां पे एक डिक्लेरेशन हम सबमिट करते हैं। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल क्या सबमिट करता है? एक डिक्लेरेशन सबमिट करता है। वो डिक्लेरेशन भी बेसिकली आपके चैप्टर का ही पार्ट है। डिक्लेरेशन सबमिट करता है और वो फॉर्म फाइल हो जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं प्री सर्टिफिकेशन। वहां पे जब वो फॉर्म सबमिट हो जाता है, उससे क्या होगा फिर? जो वो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल अपने डीएससी लगाए हैं ना, तो उसकी ड्यूटी हो जाएगी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाएगी, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगी। ठीक है, एज अ प्रोफेशनल। समझ गए? तो प्री सर्टिफिकेशन क्या मीन? सर्टिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोफेशनल इंक्लूडिंग पीसीएस। ठीक है, तो सीएस यहाँ पे क्या कर रहा है, पीसीएस यहाँ पे क्या कर रहा है, उस डॉक्यूमेंट की, उस फॉर्म की करेक्टनेस को सर्टिफाई कर रहा है कि वो फॉर्म सही है या नहीं है। बिफोर द सेम इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, फाइल करने से पहले, इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो करेक्टनेस ऑफ डॉक्यूमेंट दे रहा है इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस, इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट व्हिच इज गिवन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब ये प्री सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? इनिशियली तो बेसिकली ये अवॉइड करने के लिए आया था, रजिस्ट्रेशन डिलेज के लिए। पर लेटर आरओसी ने इसको क्या इवॉल्व करा और बना दिया, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द प्रोफेशनल्स। मतलब चेक करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की करेक्टनेस। एम है सेल्फ रेगुलेशन ऑफ द कंपनी एंड रिड्यूस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी आरओसी। अब इसमें क्या है, जब भी एक आरओसी क्या मान के चल रहा है, यहाँ पे आरओसी ये मान के चल रहा है, कोई भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल अगर फॉर्म सर्टिफाई किया है, प्री सर्टिफाई किया हुआ है, तो फॉर्म जो है वो फ्री फ्रॉम क्या है, फ्री फ्रॉम नॉन कंप्लायंस है। ठीक है, फ्री फ्रॉम एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो आरओसी है उसका काम कम हो जाता है, और वो बेसिकली किस, वो होता है ना एसटीपी मोड। बेसिकली एसटीपी स्टेट थ्रू प्रोसेस के थ्रू आरओसी जो है वो फॉर्म को अप्रूव कर देता है। तो आरओसी का क्या है, बर्डन कम हो गया, आरओसी को बार बार अब चेक नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आरओसी का काम बेसिकली कहां शिफ्ट हो गया, पीसीएस से काम वो काम कर रहा है। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, वो बाइंड हो चुका है अब। ठीक है, जब भी वो फॉर्म प्री सर्टिफाई करेगा। एमसीए इंट्रोड्यूस अ प्री सर्टिफिकेशन फॉर्म बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ आरओसी। आरओसी का वर्कलोड बढ़ गया। अगर ये फॉर्म प्री सर्टिफाई नहीं करता प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, देन आरओसी क्या करता, फॉर्म को स्टेप वाइज चेक करता, देन देखता कोई बेसिकली अमीशन तो नहीं है मटेरियल फैक्ट्स का, कोई फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड तो नहीं है, तो वो सब कौन चेक करेगा, आरओसी। पर अगर अब वो फॉर्म प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल ने प्री सर्टिफाई कर दिया, किसी पीसीएस ने प्री सर्टिफाई कर दिया, तो अब क्या होगा, फॉर्म स्टेट थ्रू प्रोसेस डायरेक्टली अप्रूव हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। Once a practicing professional P-certify any form based on examination form and document that the ROC is entitled to take on record such form without further exam। तो अब ROC एग्जामिनेशन नहीं करेगा, ROC मिलाने नहीं बैठेगा, ROC रिक्वायरमेंट चेक नहीं कर रहा है कंपनीज एक्ट की, अब टेक ऑन रिकॉर्ड सीधा रिकॉर्ड में आएगा और फॉर्म अप्रूव हो जाएगा।
प्रोफेशनल आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्टिफाइंग डॉक्यूमेंट, प्रोफेशनल की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी गई है, ठीक है। इफ प्रोफेशनल सर्टिफाई फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू बी ट्रू, नोइंगली omit any material information, अगर जानबूझकर वो ये सब काम कर रहा है फॉल्स इन्फॉर्मेशन और नोइंगली omit any material information, ही शैल बी लायबल अंडर पनिशमेंट, उसके ऊपर पनिशमेंट कंपनीज एक्ट 2013 में तो लगेगी लगेगी 448 449 में, उसको फिर सीएस एक्ट में भी डिसिप्लिनरी एक्शन उसके अगेंस्ट हो जाएगा और रेगुलेटर्स भी उसके अगेंस्ट फिर एक्शन लेंगे, ठीक है। प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 हम देख लेते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइबड अंडर रूल 8 ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल, ये इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, इसको याद कर लीजिएगा आप बहुत अच्छे से, ठीक है। एलोबरेट ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल सर्टिफाइंग द फॉर्म, अब क्या क्या है, रूल 81 बोलता है ऑथेंटिकेटेड बाय ऑथराइज सिग्नेटरी यूजिंग द डीएससी, जितने भी फॉर्म है वो कौन साइन करेगा, कौन ऑथेंटिकेटेड करेगा, जो ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया होगा साइन करने के लिए ई फॉर्म्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। उसके बाद इन केस में चेंज इन डायरेक्टर, अगर चेंज इन डायरेक्टर सीएस का फॉर्म डीआर 12, ठीक है, तो फॉर्म रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट सच डायरेक्टर सी इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय कंटिन्यूइंग डायरेक्टर सेक्रेटरी, वही थोड़ी फॉर्म लगा लेगा जो अपॉइंटमेंट होने जा रहा है, जो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर सेक्रेटरी है वो फॉर्म साइन करेगा। उसके बाद ई फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय एमडी डायरेक्टर सीएसकेएमपी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ये जो है बेसिकली ऑफिसर्स हैं वो कंपनी के बिहाफ पे फॉर्म साइन करेंगे। Scanned image of document must be of original size signed document relevant to the e-forms and scanned document image shall not be left blank without bearing actual signature of the authorized person। अब क्या बोल रहा है, स्कैंड इमेज लगानी है फॉर्म्स के साथ, क्या अटैच होंगी, स्कैंड इमेज होंगी डॉक्यूमेंट की जो ओरिजिनली साइंड है, ओरिजिनली साइंड डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं होगा कि आपने डॉक्यूमेंट को बेसिकली क्या करा, वर्ड से पीडीएफ बनाया और उस पर साइन चिपका दिए और उसको स्कैन कर दिया एंड देन फॉर्म में अटैचमेंट कर दिया, ठीक है, वहां बहुत फ्रॉड वाले काम हो जाएंगे ये सब। तो ओरिजिनली साइंड डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं एंड स्कैन डॉक्यूमेंट में शैल नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक विदाउट बियरिंग द एक्चुअल सिग्नेचर, तो साइन ऑथराइज पर्सन के उस पे होनी चाहिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, याद कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, तो मेरे साथ ना इस लेक्चर के साथ आप रिकॉल करते रहो, सारी चीजें रिकॉल करते रहो और बाद में भी रिकॉल करनी है आपको, लेक्चर बंद हो जाने के बाद सारे टॉपिक्स को आपको क्या करना है, रिकॉल करना है। Person signing the form and the professional certifying the form responsible to ensure that all required attachment attached completely and legible to the form application returns filed। समझ में आया? रेस्पॉन्सिबल है कौन, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबल है, जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उस फॉर्म का वो भी रेस्पॉन्सिबल है कि जितनी भी मैंने अटैचमेंट लगाई है वो लेजिबल है, ठीक है, ओरिजिनली साइंड है और हमने सारी अटैचमेंट लगाई है फॉर्म के साथ, ठीक है। देखिए अब डिक्लेरेशन आ गई, जो मैं डिक्लेरेशन की बात कर रहा था वो आ गई। वाइल सर्टिफिकेशन ऑफ ई फॉर्म द डिक्लेरेशन इज गिवन बाय द सर्टिफाइंग प्रोफेशनल व्हिच एज फॉलोज, ये डिक्लेरेशन है, मतलब जहां पे भी वो फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर भरते हैं और डीएससी लगाते हैं ना, जहां डीएससी फिक्स होते हैं उसके ऊपर ये डिक्लेरेशन रहती है, ये डिक्लेरेशन प्रोफेशनल देता है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डिक्लेरेशन हो गई, ये सब वही है, रिक्वायर्ड अटैचमेंट आपने लगाई है, ठीक है, प्रॉपर्ली साइंड होना चाहिए, साइंड बाय रिक्वायर्ड ऑफिसर, ठीक है, वही सब जो मैंने अभी ऊपर बात करी वही है। अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं प्री सर्टिफिकेशन की, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं प्री सर्टिफिकेशन, चार इंपॉर्टेंस है प्री सर्टिफिकेशन की, ठीक है। चार क्या है इंपॉर्टेंस है, पहला एंश्योर करेक्टनेस, प्रीएम्प्टिव स्टेप है, एड्स गुड गवर्नेंस और सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। करेक्टनेस इंश्योर करता है, बिल्कुल प्री सर्टिफिकेशन है, किस लिए, अभी हमने पढ़ा ना डेफिनेशन में, सर्टिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय पीसीएस प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। तो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल क्या करता है, करेक्टनेस ऑफ द पर्टिकुलर स्टेटेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स वो बेसिकली इंफॉर्मेशन की करेक्टनेस देखेगा, अगर उसको डिफेक्ट मिलता है, अगर कोई इंफॉर्मेशन में उसको डिफेक्ट लिखता है तो वो कंपनी को एडवाइस करेगा, गाइडेंस देगा कि इसको सही कर लो, ठीक है, और प्री सर्टिफिकेशन को तभी करेगा जब कंपनी वो सुधार कर लेगी, समझ में आ गया इंश्योर करेक्टनेस। प्रीएम्प्टिव स्टेप क्या है, एक्ट एज अ प्रीएम्प्टिव चेक टू एंश्योर दैट पर्टिकुलर जो भी फॉर्म में लिखे हुए हैं वो एज पर द बुक एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी और ट्रू एंड करेक्ट हो। तो ये क्या प्रीएम्प्टिव स्टेट है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी हमने इंफॉर्मेशन हम फॉर्म के अंदर डाल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो एज पर द बुक एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी है और ट्रू एंड करेक्ट है, ठीक है। रजिस्ट्रार क्या रिलाय करेगा, टेक ऑन रिकॉर्ड कर लेगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स विदाउट एनी फर्दर एग्जामिनेशन, ठीक है। गुड गवर्नेंस में कैसे हेल्प करता है, डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर इज अ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस, तो इससे क्या हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर एंड अदर स्टेक होल्डर टू एंश्योर बेटर गवर्नेंस, जिससे बेटर गवर्नेंस में हमारी बेसिकली प्रमोट कर रहा है, एड कर रहा है। द पनिशमेंट फॉर वायलेशन जो है वो भी एनहांस है, वो भी एनहांस है एक्ट के अंदर टू एंश्योर द करेक्टनेस, जिससे हम गलती कम करें, हमें पेनल्टी का एक डर बना रहे, तो स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट पेनल्टी जो है पनिशमेंट वो एनहांस कर रखी है अंडर द एक्ट टू एंश्योर द करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन फाइल्ड बाय द कॉर्पोरेट्स।
सेल्फ रेगुलेशन है, ये भी अगेन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आरओसी के ऊपर अब बर्डन नहीं रहा है, अब प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के ऊपर बर्डन है। प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप देखोगे जब से V3 आया हुआ है एमसीए पोर्टल का, प्रोफेशनल के ऊपर कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है प्रैक्टिकल प्रोफेशनल के पास। तो practicing professional introduction of the pre-certification by an independent professional firm was aimed at self-regulation, reduce the involvement of the government machinery. Once and firm is pre-certified by professional based on the particular contained in the book of record, same can be record without any further examination. ठीक है, तो वही बात हो गई सेम। तो चार चीजें हैं इंपोर्टेंस ऑफ प्री सर्टिफिकेशन में। सबसे पहला इंश्योर करेक्टनेस, प्रीएम्प्टिव स्टेप है सर, एट गुड गवर्नेंस करता है, एंड द लास्ट वन इज सेल्फ रेगुलेशन। तो आपको ये लर्न होगी अच्छे से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी चैप्टर है ये, क्योंकि ये सब कुछ चीजें प्रैक्टिकल है। इस लेक्चर के थ्रू जो भी मुझे प्रैक्टिकल समझाने का टाइम मिलेगा, मैं वो आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे पर्पस क्या है, एग्जाम क्लियर करना है अभी हमारा, ठीक है। एग्जाम क्लियर करना है, सारे कीवर्ड्स लर्न करने हैं, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड चल रहा हूँ। जहां मुझे लगेगा स्टूडेंट को समझाना है, रटवाना नहीं है, वहां रटेंगे नहीं, वहां समझेंगे, ठीक है। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल बिफोर अंडरटेकिंग द वर्क रिलेटिंग टू प्री सर्टिफिकेशन शुड थोरोली रीड द। अभी आप प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल अभी आएगा ना, पीसीएस की बात करो, देखो फॉर्म ऑडिटर भी सर्टिफाई कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी सर्टिफाई कर सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे हम तो सीएस है ना, हम तो सीएस कर रहे हैं ना, हम पीसीएस की बात करेंगे सिंपली। तो पीसीएस जो है, जब भी उसके पास एक काम आएगा किससे रिलेटेड, प्री सर्टिफिकेशन का, किसी कंपनी ने आपको अप्रोच किया, सर हमें फॉर्म प्री सर्टिफिकेशन करवाना है, तो प्री सर्टिफिकेशन से पहले सीएस के दिमाग में क्या क्या आएगा, रिक्वायरमेंट देखेगा, कंपनीज एक्ट 2013 में किस चीज से रिलेटेड फॉर्म है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीएचजी 1 है, तो सीएचजी 1 है, रिक्वायरमेंट देखेगा प्रोविजन की, सेक्शन 77। फेमिलियराइज हिमसेल्फ विद एक्चुअल प्रैक्टिस दैट आर फॉलोड। देखो कंपनीज एक्ट अपनी जगह है, फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन फिल जा रही है वो अपनी जगह, ठीक है। वो थोड़ी एनहांस भी हो सकती है। जब से V3 आया ना, फॉर्म बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांग रहा है। फॉर्म डीआईटी जो फॉर्मेट दिए हुए हैं एक्ट में वो तो ठीक ही है, वो तो उसके ऊपर तो आधारित है भी, पर बहुत सारी चीजें जो हैं जो एक्चुअल प्रैक्टिस में आप फॉलो होने लगी है फॉर्म की वजह से, तो वो भी हमें फेमिलाइजेशन, वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ऑडिटर के ऊपर ही मैं देख लूं 15 डेज 30 डेज का चल रहा है आजकल, तो बहुत सारी चीजें वो भी हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं, जो बेसिकली एक्ट में सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। फॉर्म प्रैक्टिकली कैसा है, जो प्रैक्टिकली फॉर्म बन के आए वो थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो उनकी समझ भी तो हमें होनी चाहिए ना, तो वो वाली बात मैं बोल रहा हूँ। फर्दर ही शुड प्रैक्टिकली इंश्योर द फॉलोइंग, क्या क्या इंश्योर करेगा, बोर्ड रिजोल्यूशन देखेगा सबसे पहले, ठीक है। बोर्ड रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग प्रोफेशनल फॉर द असाइनमेंट टू बी ऑब्टेन। अब देखो आपके पास कौन चल के आया, आपके पास कोई भी डायरेक्टर चल के आया होगा, ठीक है। डायरेक्टर ने बेसिकली आपको कॉल किया होगा, या डायरेक्टर ने ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल के थ्रू आपको अप्रोच किया होगा, सर, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो बोर्ड रिजोल्यूशन ही दिखाएगा ना, हमारी कंपनी ने आपको बेसिकली ऑथराइज कर रही है सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर्म के लिए, तो वो बोर्ड रिजोल्यूशन आपको देगा, जिससे कंपनी सेक्रेटरी इंश्योर हो जाएगा, हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया और मुझको अपॉइंट करा, और मुझे बेसिकली मैं ऑथराइज हूँ फॉर्म सर्टिफाई करने के लिए, तो बोर्ड रिजोल्यूशन देखेगा वो। फिजिकल और स्कैन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, जो भी फॉर्म में अटैचमेंट लगी हुई है उन क्या करेगा, स्कैन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट मेंटेन करेगा अपने पास भी, हाँ मैंने ये फॉर्म आप सोच समझ रहे हो ये सर्टिफिकेशन क्या बहुत इजी वाली बात है। कल को आप कोई फॉर्म सर्टिफाई कर रहे हो, कोई रिकॉर्ड सर्टिफाई कर रहे हो किसी कंपनी के, आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, तो आरओसी ये मान के चल रहा है सारी करेक्टनेस सब आपने बुक ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड से सब कुछ मिला के देख के जब फॉर्म सर्टिफाई करा है और फिर फाइल किया हुआ है, ठीक है। तो आपके ऊपर बर्डन क्रिएट हो रहा है, बर्डन तो नहीं बोलूंगा, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है, हाँ मैंने इस फॉर्म को सर्टिफाई कर रखा है, तो मुझे वो वाले सारे रिकॉर्ड अपने रिकॉर्ड्स में भी रखने होंगे, समझ रहे हैं आप, अपने पास रिकॉर्ड में भी रखने होंगे वो वाली। कल को कोई बोले कि फलाना डॉक्यूमेंट आपने सर्टिफाई कर रखा है, मेरे मेरे पास तो वो रिकॉर्ड नहीं है, तो आपके पास रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा ना कि मैंने क्या क्या सर्टिफाई कर रखा है, जिससे कल को भी अगर कोई भी बात हो तो आप बेसिकली बता सको, नहीं मैंने तो नहीं किया, मैंने किया है, जैसे भी है। तो उसके लिए मेंटेन अ फिजिकल स्कैन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट, आपके पास अपना रिकॉर्ड रखना है। जब भी एमजीटी 8 पीसीएस इशू करता है तो एमजीटी 8 का बिल्कुल रजिस्टर बना के चलता है, और उसकी एक स्कैन कॉपी अपने पास भी रखता है, ठीक है। कल को पता चले आपके पास स्कैन कॉपी अलग है और आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया गया, वहां पे कुछ और है, तो आप कल को बता पाओगे ना कि हाँ ये पास मेरी कॉपी है और मैंने तो ये सर्टिफाई किया है, वो जो जिसके अगेंस्ट आप जिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लेकर आपके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है वो डिफरेंट है, तो आप भैया अपनी कॉपी, स्कैन कॉपी जो भी आप वेरीफाई सर्टिफाई कर रहे हो मेंटेन करके चलो। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल अवेयर अबाउट द रिलेवेंट प्रोविजन, ये तो हमारा काम ही है, इसके बिना कुछ कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते ना। कंपनीज एक्ट ही हमारा काम है सब कुछ। और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अटैचमेंट लेजिबल विजिबल हो, ऐसा नहीं हो कुछ दिख रहा है ब्लर हो रहा है, ब्लर इमेजेस नहीं लगानी है, लेजिबल हो और विजिबल हो, दिखनी चाहिए। करेक्टनेस ऑफ द रिकॉर्ड एंड द मेटेरियल डिपार्चर फ्रॉम द फैक्ट्स, वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है कंपनी के उनसे भी मैं वेरीफाई करूंगा। द फॉर्म इज साइन बाय द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द कंपनी, और साइन कौन करना चाहिए, देखो कोई ई फॉर्म साइन करेगा कंपनी के बिहाफ पे, कोई डायरेक्टर साइन करेगा, एमडी साइन करेगा, सीएस भी साइन कर सकता है, ठीक है। तो कंपनी ने उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को भी तो ऑथराइज करा हो, तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, बोर्ड रिजोल्यूशन फाइल करती है, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करती है। स्टार्टिंग में कंपनी पास कर दी है, ये पर्टिकुलर डायरेक्टर है जो हमारे बिहाफ पे एमसी पोर्टल पर जितने भी फॉर्म फाइल होंगे उनको साइन करेगा। तो ये बेसिकली क्योंकि
क्योंकि प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का काम क्या है, फॉर्म की करेक्टनेस देखनी है, तो वो डीएससी लगे हुए हैं, तो वो देखेगा पर्टिकुलर पर्सन ऑथराइज है या नहीं है। पता चला ऑथराइज एक को कर रखा था, बी ने साइन कर रखे हैं, तो वो तो कंपनी ने ऑथराइज ही नहीं कर रखा उसको, तो वो वाला काम भी कौन कर रहा है, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हमारे पीसीएस सर कर रहे हैं। उसके बाद वेरियस सर्टिफिकेशन बाय द कंपनी सेक्रेटरी, तो पीसीएस के पास कितना काम है वो हम देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल है ये। पीसीएस के पास कितना कुछ काम है जो बेसिकली उसको सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है, ये एक्चुअली आपका काम है जो आप अब पास होके ये सब काम करने वाले हो। क्या क्या काम करने वाले हो, कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ काम दे रखा है, सेबी रेगुलेशन और अदर एक्ट, उसके अलावा भी बहुत सारा काम है आपके पास। ठीक है, जब आप पीसीएस बन जाओगे, जब आप सीएस बन जाओगे और आपका मन होगा कि हम प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब काम देखने को मिलेगा। और आप ट्रेनिंग अगर पीसीएस के अंडर कर रहे हो तो आपने वहां पे ये सारे काम देखे ही होंगे। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ फॉर्म है, रेफर मॉड्यूल, इसके लिए मॉड्यूल कर लें, एक लंबी सी लिस्ट है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें एक फॉर्म नंबर दे रखे हैं सारे ए टू जेड, कितने सारे फॉर्म है जिनको हम पीसीएस प्री सर्टिफाई करता है। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ फॉर्म्स है, पेपर में नहीं पूछी जाएगी, पर आपको वैसे भी पता है कौन कौन से फॉर्म है कंपनीज एक्ट के अंदर। उसके बाद आते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल में। कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल में तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्री सर्टि यहाँ पे प्री सर्टिफिकेशन की बात आ रही है, सेक्शन 7 की बात कर रहा हूँ। इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 7, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 7 है ना इनकॉर्पोरेशन का, उसी की बात कर रहे हैं। तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तभी भी डिक्लेरेशन देता है, कौन देता है, पीसीएस देता है। मैं पीसीएस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल में सीए भी आते हैं, यहाँ पे तो एडवोकेट भी आता है, और यहाँ पे तो सीएमए भी आते हैं फॉर द इनकॉर्पोरेशन पर्पसेस। To make a declaration that all the requirement of Companies Act 2013 rule met in respect of registration मतलब incorporation and matter precedent or incident have been complied, कंपनी ने complied करी है। तो ये बेसिकली कौन सर्टिफिकेशन दे रहा है, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। अगेन सेक्शन 8 कंपनी के लिए भी है कि एमओए एओए जो बनाए हैं कंपनी ने, वो सेक्शन 8 को कंसीडर करते हुए सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, ये भी देख लेना आप, सेक्शन 8 देखो मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए भी लिखा हुआ है। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, भी कौन सा है, पास 6 की बात कर रहा है, जो हमें हाफ ईयरली फाइल करना होता है उसकी बात कर रहा है। एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी गवर्न बाय दिस रूल शैल सबमिट पास 6। अब देखो आपके मॉड्यूल में नहीं रखा, एक रूल 9 भी आ गया, ये अमेंडमेंट बहुत पुरानी है, डीमेटलाइजेशन की अमेंडमेंट थी। अब प्राइवेट कंपनी को भी पास 6 फाइल करना होता है। ठीक है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर। वहां भी कौन है, प्रैक्टिसिंग पीसीएस जो है हमारा, वही फॉर्म सर्टिफाई करेगा पास 6, जो प्राइवेट कंपनी फाइल कर रही है। ठीक है, हालांकि आपके मॉड्यूल में नहीं है, पर आपको स्टूडेंट को प्रैक्टिकली बताऊंगा, एक रूल 9 भी आ चुका है ऑफ द प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। ठीक है, उसके बाद कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड नॉमिनेशन मेजर पर्सन, अब ये रिपोर्ट की बात कर रहा है, यहाँ सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, अब ये किसकी बात कर रहा है, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट देगा। ये तो मेन काम है पीसीएस का। कौन, एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर हो गया, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर 250 करोड़ और मोर हो गया, और एवरी कंपनी हैविंग जिसके आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग फ्रॉम द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने हैं, 100 करोड़ मोर है। तो एवरी कंपनी लिखा हुआ है, यहाँ पब्लिक कंपनी है, यहाँ पब्लिक कंपनी है, यहाँ लिस्टेड कंपनी है। तो लिस्टेड कंपनी तो अलग सेपरेट ऑटोमेटिक आ गया। पब्लिक कंपनी के लिए बेसिकली मुझे ये दो रिक्वायरमेंट चेक करनी है। प्राइवेट कंपनी यहाँ पे फॉल कर जाती है, यहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनी फॉल करती हैं, क्योंकि एवरी कंपनी वर्ड यूज हुआ है, कंपनी इंक्लूड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। तो प्राइवेट कंपनी जिसके आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ मोर से एक्सीड कर, मतलब 100 करोड़ है उससे ज्यादा है, तो क्या उसको सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी पड़ेगी, हाँ करानी पड़ेगी। बोर्ड रिपोर्ट के साथ एमआर3 सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट अटैच करनी पड़ेगी, हाँ सर बिल्कुल करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद एमजीटी 8 आ जाता है, सेक्शन 92। एनुअल रिटर्न को सर्टिफिकेशन करने का काम किसका है, पीसीएस का ही है। सर्टिफाई करना एनुअल रिटर्न किस कौन कौन सी कंपनी कराती है, लिस्टेड कंपनी ऑटोमेटिक। कंपनीज पब्लिक प्राइवेट दोनों की बात हो रही है, पेड अप शेयर 10 करोड़ मोर, टर्नओवर 50 करोड़ मोर, वो सर्टिफिकेट बेसिकली उन कंपनीज के लिए एनुअल रिटर्न को सर्टिफिकेशन कराना मैंडेटरी है। और कौन सर्टिफाई करता है, पीसीएस करेगा। किस फॉर्म में, फॉर्म एमजीटी 8 जो है वो सर्टिफिकेट देगा। ये सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफिकेशन होता है, ये प्री सर्टिफिकेशन, ये प्री सर्टिफिकेशन होता है सिर्फ फॉर्म्स का, और ये क्या है, सर्टिफिकेशन है। अभी नीचे भी पढ़ेंगे, बहुत सारे सेबी रेगुलेशन में सर्टिफिकेशन की बात चलेगी। उसके बाद स्क्रूटनाइजर, ये भी हमारा ही काम है, पीसीएस का काम है। क्या, scrutinize and every listed company having not less than 1000 shareholders scrutinize the e-voting process in fair and transparent manner। यानी कि ई वोटिंग हो रही है कंपनी में, 1000 शेयर होल्डर है, ई वोटिंग फैसिलिटेट करनी पड़ती है ना, तो उस ई वोटिंग में आपको स्क्रूटनाइजर अपॉइंट किया गया है, और आप क्या कर रहे हैं, स्क्रूटनाइज कर रहे हैं ई वोटिंग प्रोसेस को, कि वो फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, प्री सर्टिफिकेट अंडर द सेबी रेगुलेशन में अगर मैं बात करूं तो एलओडीआर रेगुलेशन के लिए मैंने 3 लिख दिए। सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट हो गया, एनुअल सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट हो गया, गिवन बाय पीसीएससी देता है रेगुलेशन नंबर 24A। उसके बाद सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देखो ये इसके लिए अभी हम डिटेल में नीचे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है, CCCG, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इसको याद कर लो। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सर्टिफिकेट अंडर शेड्यूल 5 क्लॉज C10 पर्टेनिंग टू डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन हमें देना पड़ता है। ठीक है जी, अदर रेगुलेशंस की बात करूं तो मैं सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस टू एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एनुअल ऑडिट ऑफ रिसर्च एनालिस्ट आपको करनी पड़ेगी, तो वहां आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न, सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द आईपीओ, सर्टिफाइंग बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर फ्रॉम द एम्प्लॉइज कोटा एक्सेट्रा।
उसके बाद बोनस इशू की रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल करनी है, उसके लिए सर्टिफिकेशन, रिकंसिलिएशन शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट, अगेन ये भी रेगुलेशन नंबर 76 डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन में, सर्टिफाइंग दैट फ्लोर प्राइस ऑफ द प्रपोज्ड अलॉट प्लेसमेंट टू द क्यूआईबीस आईसीडीआर रेगुलेशन के अंदर देना पड़ता है। उसके बाद डेवेंचर होल्डर है प्रोवाइड देयर कंसेंट फॉर चेंजिंग द टर्म्स ऑफ डेवेंचर, यहाँ टर्म्स चेंज हो रही है डेवेंचर के लिए, इंपॉर्टेंट काम है, सर्टिफिकेशन की जरूरत है। ठीक है, कौन पीसीएस, पीसीएस ये सब चीजें सर्टिफिकेट का देता है, सर्टिफिकेशन करता है। लिस्टिंग ऑफ यूनिट ऑफ रीड, सर्टिफाइंग दैट अलॉटमेंट हुई है एज पर द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, फंड हैव बीन रिसीव्ड बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ द यूनिट ऑफ रीड, सर्टिफिकेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सिक्योरिटीज एंड लॉक हैव बीन, ये थोड़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप ऊपर वाले याद कर लो, अगर कोई लिस्ट बनाने को आ जाए तो ये सब चीजें आपको देनी पड़ेंगी सर। ठीक है, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं है ना, रटने वाला है, रट लो आप ये लिस्ट कौन कौन सी रेगुलेशन, बाकी एलओडीआर की मैंने सेपरेट यहाँ पे लिखी थी। उसके बाद प्री सर्टिफिकेशन अंडर द एलएलपी एक्ट, अदर एक्ट में एलएलपी भी एक्ट आ गया, एलएलपी एक्ट, एलएलपी एक्ट फॉर्म 3 फॉर्म 4 फॉर्म 11 फॉर्म 15, इसको ये प्री सर्ट फॉर्म, अगेन ई फॉर्म की बात कर रहा है, प्री सर्टिफिकेशन की बात कर रहा है। इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू एलएलपी एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट और उसके चेंजेस से रिलेटेड अगर हम फॉर्म फाइल कर रहे हैं, फॉर्म 3 तुम्हारा प्री सर्टिफिकेशन जो होता है। फॉर्म 4 किसका है, चेंज इन डेजिग्नेटेड पार्टनर इन द एलएलपी। फॉर्म 11 एनुअल रिटर्न ऑफ द एलएलपी। फॉर्म 15 शिफ्टिंग ऑफ आरओ, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी। तो ये फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं, रिक्वायरमेंट है किसकी, एलएलपी एक्ट की। तो वहां पे बेसिकली जब ई फॉर्म फाइल करते हैं तो प्री सर्टिफिकेशन की नीड होती है, और प्री सर्टिफिकेशन कौन करता है, पीसीएस करता है। बस इतना ही काम करते हैं क्या सीएस, नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ करते हैं पीसीएस। वो क्या करते हैं, कोई भी रिपोर्ट हो गया, सर्टिफिकेशन सर्विस देने होते हैं, वैल्यूएशन रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट, सर्च रिपोर्ट, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट एक्सेट्रा, ये नेवर एंडिंग चीज है। बहुत सारे सर्टिफिकेशन, बहुत सारी सर्विसेज, वैल्यूएशन हो गया, ठीक है, मर्जर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब काम पीसीएस का ही होता है। कोई भी एडवाइजरी हो गया, ठीक है, तो ये काम की कमी नहीं है आपके पास, आप ये मत सोचो काम की कमी है, इतना सब कुछ काम तो है, गिना दिया, और ये वाला भी काम ही है आपके लिए, और सबसे बड़ा एडवाइजरी, वो भी काम ही है। उसके बाद आ गया कंसिडरेशन इन फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म्स। कंसिडरेशन, हम जब क्या एक पीसीएस, क्या क्या चीजें एक पीसीएस कंसिडर करेगा फॉर्म सर्टिफिकेट करने से पहले, या फिर कंपनी की अगर मैं बात करूं, कंपनी फॉर्म फाइल करने से पहले क्या क्या चीजें कंसिडर करेगी, वो देखते हैं पहले। पीसीएस क्या दिखेगा वो तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया, अब हम ये देखते हैं कंपनी क्या क्या चीजें कंसिडर करेगी बिफोर फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म, ई फॉर्म। ठीक है, बिफोर फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म प्रोफेशनल शुड गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन किट ऑफ द रेस्पेक्टिव फॉर्म। इंस्ट्रक्शन किट देखेंगे हम, ठीक है, रेस्पेक्टिव फॉर्म की। देखो इंस्ट्रक्शन किट क्या होता है, जो स्टूडेंट ट्रेनिंग नहीं करी स्टार्ट या नहीं करी है, तो उनको मैं बता दूं, एक इंस्ट्रक्शन किट होती है जो एमसी पोर्टल पर ही मिलती है, फॉर्म के साथ ही मिलती है। ठीक है, उस किट में लिखा रहता है, प्रीकंडीशंस लिखा रहता है, कुछ रिक्वायरमेंट लिखी रहती है, फीस की टेबल बनी होती है, उस फॉर्म में फर्दर क्या कैसे फॉर्म को फिलअप करना है वो भी उसमें लिखा रहता है। तो ये एक तरीके से एक हेल्प किट रहती है, इसको बोलते हैं हेल्प किट। ठीक है, फॉर्म में अटैचमेंट कहाँ कहाँ कितने एमबी की लगानी है वो सब भी लिखा रहता है, कैसे फॉर्म फिल करना है, इस पर्टिकुलर बटन के अंदर ये यहाँ पे ये ऑप्ट करना है, ठीक है, सब कुछ वहां पे लिखा रहता है। तो हम जब प्री कंडीशंस भी लिखी रहती हैं तो हम एक बार उस हेल्प को गो थ्रू कर लेंगे फॉर्म से पहले, तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। यस, मास्टर डाटा कंपनी का हम चेक करेंगे, ठीक है, मास्टर डाटा हम कंपनी का चेक करेंगे फाइल करने से पहले, कंपनी की पेड अप कितनी है, कंपनी की बेसिकली ऑथराइज कितनी है, पेड अप कितनी है, डायरेक्टर कौन है, ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है, ऑथराइज सिग्नेटरी है नहीं है कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर, तो वो मास्टर डाटा हम वहां से चेक करेंगे। जितनी भी एंट्री हम फॉर्म में भर रहे हैं आर करेक्ट और एज पर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होनी चाहिए जो भी अटैच है। अटैच जो हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट करेंगे स्कैन और कन्वर्टेड इनटू पीडीएफ होने चाहिए विद मिनिमम साइज, क्योंकि फॉर्म की एक साइज लिमिट होती है, जैसे कि 10 MB की हम अटैचमेंट लगा सकते हैं। तो ये वो उस बात के लिए बोल रहा है। कीप ट्रैक रिकॉर्ड वेरियस रिपोर्टेबल इवेंट एंड एडवाइस कंपनी, अच्छा ये प्रोफेशनल के तौर पे बोल रहा है। कीप ट्रैक वेरियस रिपोर्टेबल इवेंट एंड एडवाइस कंपनी रेगुलरली फाइल रिक्विजिट फॉर्म्स टू अवॉइड पेनल्टीज। ठीक है, मतलब प्रोफेशनल जो है वो कंपनी को बार बार बताता रहेगा, बार बार उसको बोलेगा, ईमेल भेजेगा कि अब ये रिपोर्टेबल इवेंट आ रहा है, अब एमएसएमई आ रहा है, अब डीपीटी3 आ रहा है, अब एनुअल फाइलिंग का टाइम आ चुका है, अब ये वाले फॉर्म का टाइम आ चुका है, अब आपने डायरेक्टर अपॉइंट करा, अब DIR12 फाइल कर दो, आपने ऑडिटर अपॉइंट करा, अब ADT1 फाइल कर दो। तो वेरियस रिपोर्टेबल इवेंट को ट्रैक करता रहेगा, कंपनी को एडवाइस करता रहेगा कि भाई रिक्विजिट फॉर्म फाइल कर लो टाइम पे, पेनल्टी बचा लो आप अपनी। ठीक है, एडवाइजेबल टू फाइल द फॉर्म अर्ली विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट, आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि पता चला लास्ट डेट का टाइम है, 2 दिन पहले एमसीए ठप हो गया, हमारा एमसीए नहीं चल रहा है, उसको बर्डन इतना आ गया एमसीए को, एमसीए ने चलना ही बंद कर दिया है। तो उस टाइम का वेट मत करो, फिर क्या पता चला फॉर्म फाइल होगा या नहीं होगा, हो सकता है ना भी फाइल हो। ठीक है, एमसीए की वेबसाइट बिल्कुल ऐसी हो जाए, डेड हो जाए, तो उस चक्कर में आप मत रुको, पहले से ही फॉर्म फाइल कर दो। ये कौन एडवाइस कर रहा है, पीसीएस कर रहा है, किसको, कंपनी को। डिन इज मैंडेटरी, डिन तो जरूरी है, बिना डिन के कैसे फॉर्म फाइल हो जाएगा, कैसे डायरेक्टर बेसिकली फॉर्म फाइल कर देगा बिना डिन के। तो एंश्योर दैट डिटेल रिलेटेड टू डिन अपडेटेड होनी चाहिए एमसी पोर्टल पे। ठीक है, डीएससी जो है बहुत मैंडेटरी, बिना साइन करे फॉर्म कैसे फाइल कर दोगे, तो डीएससी इज आल्सो मैंडेटरी एंड रजिस्टर्ड होने चाहिए एमसी पोर्टल पे। मतलब जब भी आपने डीएससी बनवाया फर्स्ट यूज आप यूज करने उससे पहले डीएससी एमसी पोर्टल पे आप रजिस्टर कर लो। ठीक है, तो रजिस्टर करना पड़ता है ना डिन, डीएससी आप अपना जब भी तो आप लगा पाओगे फॉर्म के अंदर,
तो बस आपका डीएससी अपडेटेड और रजिस्टर्ड दोनों, ये दो बातें। डीएससी यूज बाय द डायरेक्टर सिग्नेचर शैल बी सेम एज पर द अथॉरिटी डेलीगेशन, ये पढ़ चुके हैं हम। ऑप्शन फॉर रिवीजन कैंसिलेशन, कैंसिलेशन रिवीजन का बेसिकली कोई ऑप्शन नहीं होता एमसी पोर्टल पर, तो एक बार जो आप फाइल कर रहे हैं उसको अच्छे से चेक करके फाइल करें। पे लेटर ऑप्शन, अगर आपने पे लेटर ऑप्शन यानी कि जब भी आप फॉर्म फाइल करते हैं, ई फॉर्म आपने बेसिकली डाउनलोड करा, उस पर डीएससी लगाए, अब आप अपलोड करने जा रहे हो, आपने अपलोड कर दिया, उसके बाद आप फीस पे करने जाते हो एमसी पे। तो एमसी पोर्टल पे जब आप फीस पे करते हो तो वहां पे एक ऑप्शन आता है पे लेटर ऑप्शन का। पे लेटर मतलब हम बाद में पैसा देंगे। अब बाद में जो भी डेट दी जाती है पैसा पे करने की, उससे पहले आप पैसा पे कर दो। अगर आपने पैसा पे नहीं किया तो वो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ट्रांजेक्शन मतलब आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है, जो आपने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बेसिकली करा है, उसके लिए आप फॉर्म फाइल करने जा रहे हो, वो कैंसिल हो जाएगा, वो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा बेसिकली। तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ द डे ऑफ चालान आप अपना बेसिकली पैसा भर दो एमसीए को, वरना वो ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाएगी। चेक द डेट ऑफ रिजोल्यूशन एंड मिनट बुक विच ऑथराइज द डायरेक्टर। देखिए अब ये वाली बात समझ लीजिए, थोड़ी प्रैक्टिकल है फॉर्म के अंदर ही। जब भी हम फॉर्म फाइल करते हैं, जब भी आप कोई फॉर्म देखोगे तो उसमें बेसिकली जो डायरेक्टर अपना बेसिकली डीएससी लगाता है तो उसका डिन नंबर फिल किया जाता है, यस बिल्कुल किया जाता है। अच्छा, वो डायरेक्टर ऑथराइज है या नहीं है तो वो भी वहां बताया जाता है, हाँ सर ये डायरेक्टर ऑथराइज है, इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन नंबर पे इस बोर्ड मीटिंग में ये रिजोल्यूशन पास हुआ था और हमने इस डायरेक्टर को ऑथराइज किया। ठीक है, यानी कि कंपनी में बेसिकली अगर कोई एजेंडा पास हुआ है इस पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग में, फोर्थ नंबर पे एजेंडा पास हुआ है कि हम इस डायरेक्टर को ऑथराइज कर रहे हैं फॉर्म फाइल करने के लिए, तो वहां पे आपको रिजोल्यूशन नंबर 4 और डेट फिल करनी होती है। ठीक है, हाँ हमने इस डायरेक्टर को फॉर्म बेसिकली ऑथराइज किया हुआ है, तो वो डेट ऑफ रिजोल्यूशन और मिनट बुक में जो डेट है वो हमको सही से चेक करके कि ये हाँ बंदा ऑथराइज है या नहीं है, तभी फॉर्म फिल करना है, और बेसिकली ये पीसीएस का काम है, पीसीएस वेरीफाई करना है। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्री ऑफ सर्टिफिकेशन, यानी कि देखो पीसीएस के मैंने कितने कितने सारे काम बताए, सेबी रेगुलेशंस के अंदर बताए, कंपनीज एक्ट के अंदर बताए, एलएलपी एक्ट के अंदर बताए, उसके बाद भी बहुत सारा काम होता है। अच्छा, जब वो कोई सर्टिफिकेट दे रहा है, कोई भी प्री सर्टिफिकेशन कर रहा है किसी भी फॉर्म का, तो मैंने बताया उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अगर कोई उसने कल को गलत काम किया तो बेसिकली एमसीएस के ऊपर आरडी आरओसी के बेसिकली क्या हो सकता है, आरडी आरओसी उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी ना प्रोफेशनल के ऊपर। तो वो बेसिकली अपने पास डॉक्यूमेंट मेंटेन करके चलेगा, डॉक्यूमेंट सारे जो मैंने प्री सर्टिफिकेशन करे हैं, मान लो कल को आप एक कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो और वो डॉक्यूमेंट आगे जा रहा है, मिनिस्ट्री में जा रहा है, एमसी उसको चेक कर रहा है, एमसी अपने रिकॉर्ड में लग रहा है, तो आपके पास भी वो रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि हाँ मैंने पर्टिकुलर ये फॉर्म सर्टिफाई किया हुआ है, तो मेरे पास भी रिकॉर्ड मेंटेन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हम एक रजिस्टर बना रहे हैं। तो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल क्या है, अपना एक रजिस्टर बना के चल रहा है, हाँ जी मैंने ये फॉर्म फलाना फॉर्म सर्टिफाई किए थे, इस पर्टिकुलर डेट पे किए हुए थे, इस कंपनी का किया हुआ था, तो ये रजिस्टर बना रहा है। फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ अटेस्टेशन सर्टिफिकेट सर्विस प्रोवाइड बाय द सीएस, एवरी पीसीएस विल मेंटेन रजिस्टर रिगार्डिंग, रजिस्टर मेंटेन करेगा। कौन से रजिस्टर, ये वो वाले रजिस्टर हैं जो अभी हमने ऊपर काम किए थे, जो मैं रिपोर्ट भी इशू कर रहा हूँ। ठीक है, बैंक ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट इशू करी, मैं अपने रजिस्टर बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये काम मुझे करना है। साइनिंग, एनुअल रिटर्न शुरू हो गया, सेक्शन 92 कंपनीज एक्ट 2013 शुरू हो गया जी। यहाँ पे क्या शुरू हो गया, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 92 किसका है, एनुअल रिटर्न का है, अब तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न का, प्लीज ये तो याद कर ही लेना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 क्या बोलता है, पहले हम साइनिंग की बात करते हैं। साइनिंग कौन सी कंपनी, स्मॉल कंपनी, ओपीसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो वाली प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है, याद रखना। प्राइवेट कंपनी कौन सी, जो एक स्टार्टअप है, उसमें एनुअल रिटर्न कौन साइन करेगा, सीएस साइन करेगा। सीएस कंपनी में नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेगा। कौन करेगा साइन, सीएस। सीएस नहीं है तो कौन करेगा साइन, डायरेक्टर साइन करेगा। किस कंपनी के लिए, ओपीसी कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है। किस फॉर्म में, 7A। 7A क्या है सर, ये एब्रिज्ड फॉर्म है एनुअल रिटर्न। एमजीटी 7 तो देखो फुल फ्लेज फॉर्म है, उसका ही एवरेज फॉर्म है एनुअल रिटर्न का एमजीटी 7 है, जो कि स्मॉल कंपनी के मतलब कम डिस्क्लोजर, रिलैक्सेशन दी हुई है स्मॉल कंपनी, ओपीसी कंपनी। अदर कंपनी कौन सी, जो ऊपर कवर्ड नहीं है, उसके अलावा पब्लिक प्राइवेट लिस्टेड, उसके लिए क्या है, फॉर्म एमजीटी 7 है। कौन साइन करता है, डायरेक्टर एंड सीएस। डायरेक्ट दो लोगों के हैं, डायरेक्टर एंड सीएस, और कंपनी में अगर सीएस नहीं है तो पीसीएस। कौन साइन करेगा सर, डायरेक्टर करेगा, एंड सीएस करेगा। कंपनी में सीएस नहीं है तो कौन साइन करेगा, पीसीएस। एग्जांपल दूं, देता हूं। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, हाँ जी सर, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल 8 करोड़। सीएस करने की रिक्वायरमेंट, अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है आपके ऊपर, नहीं है, तो उस केस में कौन साइन करेगा, डायरेक्टर एंड पीसीएस। समझ में आया, किस फॉर्म में, फॉर्म एमजीटी 7 बेसिकली। ये साइनिंग की बात हो रही है, सर्टिफिकेशन में मत पहुंच जाना, साइनिंग की बात चल रही है अभी। हाँ कभी सर्टिफिकेशन पहुंच जाओ आप मस्ती करते करते, ऐसा नहीं करना है। साइन बाय डायरेक्टर सीएस, अगर सीएस नहीं है तो पीसीएस। ऊपर क्या था, साइन बाय सीएस, और सीएस नहीं है तो डायरेक्टर। समझ में आ गया, अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे नीचे। चलिए, अब ये आपका काम है याद करने वाला है। देखो फॉर्म एमडीटी 7 है, सीएस साइन कर रहा है या पीसीएस कर रहा है, डायरेक्टर कर रहा है, ये वाला केस। इसमें वही है, जब हम साइन करते हैं तो डिक्लेरेशन देते हैं ना, वही डिक्लेरेशन है, ये 3 डिक्लेरेशन है। प्राइवेट कंपनी में सीएस, पीसीएस, डायरेक्टर आल्सो ये चीजें सर्टिफाई करता है।
सर्टिफाई मतलब डिक्लेरेशन देता है। ये यहाँ पे वो डिक्लेरेशन देता है, वही सब है। फॉर्म एंड अटैचमेंट ट्रू, करेक्ट, कंप्लीट है, कुछ नहीं छुपा रहे हैं हम आपसे, ओरिजिनल रिकॉर्ड के बेसिस पे है, कंप्लीट एंड लीगली अटैच है फॉर्म के साथ, तो सब वही बातें लिखी हुई हैं। प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना क्या है। फिर द नंबर ऑफ मेंबर एक्सीड 200, यहाँ से पढ़ने, सॉरी सॉरी, प्राइवेट कंपनी आराम से पढ़ लेते हैं, आराम से रुक के चलते हैं। The company has not, since the close of the last financial year or since incorporation के first return, issued an invitation to the public to subscribe for any security. ये particularly private company के लिए है। किसके लिए? In case of private company, क्या कंपनी जब से बनी है, has not, company has not since the close of the last financial, पिछले financial year से, और अगर कंपनी का पहला ही बेसिकली, और सिंस इनकॉर्पोरेशन से अगर फर्स्ट रिटर्न, यानी कि कंपनी लगभग लगा लो पिछले साल बनी है और आज बेसिकली एनुअल रिटर्न मतलब पहली एनुअल रिटर्न फाइल करनी चाहिए, तो सिंस इनकॉर्पोरेशन। अदरवाइज लास्ट, सिंस द लास्ट ईयर, पिछले साल से, एक साल की तो दे रहे हैं ना। एनुअल रिटर्न ऑन, एनुअल रिटर्न क्या बताता है हमें? एज ऑन 31 मार्च का स्टेटस देता है, पढ़ा होगा अगर सेक्शन 92 अच्छे से, वहां पे लिखा हुआ है। तो इशूड एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी, मतलब कंपनी ने कोई भी इन्विटेशन नहीं दिया है पब्लिक को टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज। ठीक है, अगर कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर एक्सीड कर गए 200, अब आप मुझे बता दो ये 200 वाली बात लिखी कहाँ हुई है? अगर आपको कंपनी तक अच्छे से आता है तो आप भी बता दो 200 वाली बात कहाँ लिखी हुई है, बताओ जल्दी से, सोचो कहाँ लिखी हुई है। अब तो बहुत दिन हो गए सर, हमें तो बहुत दिन हो गए पढ़े हुए कंपनी तक, हम कैसे बताएं, हमें याद नहीं आ रहा। याद करो सर कहाँ लिखी हुई है, और ये वाली बातें भी बता दो कहाँ लिखी हुई हैं, एक जगह से ही आ रही है ये दोनों बातें। ठीक है, आ रही है, याद नहीं आ रही? सेक्शन 2 क्लॉज 68 डेफिनेशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी, याद आया कुछ? 200 वाली बात, नंबर ऑफ मेंबर अगर मेरे 200 से एक्सीड कर गए, ठीक है, तो एक्सेस जो भी हैं वो वाले पर्सन है जो कि 268 में काउंट नहीं होते। 268 में 2% काउंट, दो कैटेगरी ऑफ पीपल काउंट नहीं होते ना। याद करो जल्दी से, जो कि कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। आ रहा है कुछ याद? वही वही कह रहा है, तो वो कह रहा है जितने भी 200 अगर 250 है ना, तो 50 वो हैं जो 268 की कैटेगरी में मैं काउंट नहीं करती। यानी कि कंपनी ने अपनी मेंबर की लिमिट जो है प्राइवेट कंपनी वाली 200 तक मेंटेन कर रखी है, कंप्लायंस हो रहा है 268 का भी। कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी ही है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, सीसीएस जो है वो डायरेक्टर सर्टिफाई कर देते हैं, एक तरीके से डिक्लेरेशन दे रहे हैं। आगे समझ? चलिए, अब आप देख लेना वही सब बातें हैं जो डिक्लेरेशन वाली थी, ये आप देख लेना। टाइम एंड मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पीसीएस, हम पीसीएस को अपॉइंट कब करें? सर्टिफिकेशन करवाना है हमें एमजीटी8 का, कब अपॉइंट करें बताओ? तो बोले विद अ व्यू टू कैरी आउट द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन सर्टिफाइंग द एनुअल रिटर्न, इट विल बी एडवाइजेबल दैट पीसीएस इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द रेस्पेक्टिव। यानी काम का बर्डन बहुत है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वर्क है, बहुत सारा। एमजीटी8 में देखो 18 पॉइंटर्स दिए हुए हैं, आपकी बुक में है, मैंने यहाँ पे नहीं डाले हुए हैं, वो 18 पॉइंट है, फॉर्म है एक्चुअली एमजीटी8 का, जो भी आपका फॉर्मेट है ना, वो फॉर्मेट आपकी बुक में कॉपी पेस्ट है, तो एक बार आप वो फॉर्मेट जाके देख लेना, जिसमें बेसिकली सब चीज की बात करी हुई है, जिसमें स्टैच्यू रजिस्टर की बात कही गई है, मिनट्स की बात करी हुई है, बोर्ड मीटिंग्स की बात कही है, अपॉइंटमेंट रिमूवल, उसके बाद रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर, सब चीज की बात करी गई है। और किसकी? बोर्ड मीटिंग्स की बात कही है, एजीएम्स की बात कही हुई है, कमेटी मीटिंग्स की बात करी गई है। ठीक है, लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट की बात करी है, लोन टू डायरेक्टर की बात करी हुई है, डायरेक्टर ने अगर कंपनी ने लोन लिया हुआ डायरेक्टर से, उसकी भी बात करी गई है। तो इन इन सब चीजों के बारे में बेसिकली पीसीए जो है वो सर्टिफाई करता है। इन चीजों में, ट्रांजेक्शन में, बायबैक हो गया, शेयर ट्रांसफर हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है, ट्रांसपोजिशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, डीमेटरलाइजेशन हो गया, इन सब चीजों के बारे में, इन पॉइंट से रिलेटेड पीसीए जो है वो सर्टिफिकेशन देता है इन फॉर्म एनजीटी 8। तो बोल रहे हैं ये जो है भैया लार्ज वॉल्यूम ऑफ वर्क है, involving certifying the annual return, it will advisable that PC is appointed at the beginning of the respective financial year, हम उसको अपॉइंट कर। Content to be verified are quite exhaustive. Fact and figure enumeration should be matched with the financial statement and the statutory register record document. वही बताया ना, रजिस्टर रिकॉर्ड इन सब से मैच करना होता है, तो ये काम जो है क्वाइट एग्जॉस्टिव है। मेकर एंड चेकर कॉन्सेप्ट क्या है? अब देखो, आप एक बात समझो, अभी हम साइनिंग की बात कर रहे थे, यानी कि साइन बाय डायरेक्टर्स एंड सीएस, सीएस नहीं है तो पीसीएस, यानी कि पीसीएस फॉर्म साइन भी कर रहा है, पीसीएस फॉर्म क्या कर रहा है? साइन भी कर रहा है यहाँ पे, और पीसीएस फिर सर्टिफिकेशन भी करेगा एमजीटी8 में। ठीक है, तो एक तो बनाने वाला काम हो गया, दूसरा सर्टिफाई करने वाला हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है एज अ गुड प्रैक्टिस इट इज एडवाइजेबल टू हैव द एनुअल रिटर्न रिव्यूड वेरीफाइड बाय डिफरेंट प्रोफेशनल्स, यानी कि बिफोर इट इज सर्टिफाइड। तो रिव्यू और सर्टिफिकेशन वाला जो काम है वो दो डिफरेंट प्रोफेशन, ये नहीं आप साइन भी कर रहे हो एज अ पीसीएस और फिर सर्टिफिकेशन भी आप एज अ पीसीएस आप ही कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा ना। मेकर चेकर का कॉन्सेप्ट आपको मेंटेन करना है। ठीक है, दिस फॉलो द मेकर चेकर कॉन्सेप्ट वेयर वन पर्सन प्रिपेयर द रिटर्न एंड अनदर पर्सन रिव्यू इट। और जो सीएस जो साइन कर रहा है वहां, ठीक है, अगर कंपनी में सीएस है तो सीएस इन एम्प्लॉयमेंट ही साइन करेगा, whereas the company is having a CS, then sign of annual return shall be done by the CS in employment only, but not by the PCS. These are two different signing mechanism. Include one for the purpose of the signing under section 192, sorry, section 192, section 92 subsection 1, and other for certification under section 92 subsection 2 of the Companies Act 2013. ठीक है, तो दो डिफरेंट साइनिंग मैकेनिज्म फॉलो हो रहे हैं, तो सेम नहीं कर रहा है।
कि वो पीसीएस वही साइन कर रहा है, वही एमजीटी8 दे रहा है अपना सर्टिफिकेशन। तो मेकर एंड चेकर का कॉन्सेप्ट आपको मेंटेन रखना है, यही इंडिपेंडेंस कहलाया जाता है। टाइम लिमिट फॉर एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न कब फाइल करनी होती है? थोड़ा आप लेट चल रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम, बहुत टाइम हो रहा है, इतना टाइम नहीं लगाना है रिवीजन में। विद इन 60 डेज, कहां से? फ्रॉम द डेट ऑन विच एजीएम इज हेल्ड, कंपनी ने एजीएम नहीं कराई, फ्रॉम द डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, ठीक है, कहां से? विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। अगर कंपनी ने एजीएम नहीं कराई तो 60 दिन कहां से लेने हैं? 60 दिन जहां से एजीएम हो जानी चाहिए थी, यानी कि ड्यू डेट से लेने हैं, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। उसके साथ रीजन भी देंगे, नॉट होल्डिंग द एजीएम एंड सच फीस एडिशन फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ठीक है, एजीएम आप देखो, कहने का मतलब है अगर आपने एजीएम नहीं कराई किस साल, तो आप एनुअल रिटर्न से बच नहीं सकते, आपको एनुअल रिटर्न फिर भी फाइल करनी पड़ेगी। कब फाइल करने की? 60 दिनों के अंदर फाइल करनी पड़ेगी, जहां से एजीएम करा लेनी चाहिए थी आपको, वहां से 60 दिनों के अंदर आपको बेसिकली एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी। तो इसका मतलब ये है कि एजीएम अगर आपने नहीं कराई तो एनुअल रिटर्न की रिक्वायरमेंट से, एनुअल रिटर्न की जो कंप्लायंस है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, उससे आप बच के नहीं निकल सकते। तो बोल रहा है कंपनी कैन नॉट एक्सक्यूज सेल्फ फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑन द प्लेटेड एजीएम वाज नॉट हेल्ड, हम फाइल नहीं करेंगे, एक्सक्यूज नहीं दे सकती। ठीक है, सेक्शन 403 बोलता है इफ एनुअल इट इज नॉट फाइल विद द ड्यू डेट द सेम कैन फाइल ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस व्हिच शैल बी नॉट लेस देन 100 रुपीस पर डे। यह सब आपको पता होगा। मैनेजमेंट जो है कंपनी का, वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी से बच के नहीं भाग सकता। रीजन ये नहीं दे सकता कंपनी जो है एजीएम, कंपनी एजीएम इज नॉट हेल्ड और कंपनी जो हमारी इनऑपरेटिव है, तो भी आपको बेसिकली एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी। एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट बस एक जगह नहीं आती, जब कंपनी वाइंड अप करती है। सेक्शन 92 कास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टू फाइल द एनुअल रिटर्न एंड कैन बी रिलिंक्विश्ड, खत्म तभी होगी ओनली व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप और नेम इज स्ट्रक फ्रॉम द रजिस्टर मेंटेन बाय द आरओसी, यानी कि जब वो स्ट्राइक ऑफ हो जाए या फिर बेसिकली कंपनी जो है वाउंड अप होने जा रही है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट फाइलिंग एनुअल रिटर्न, आपने एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करी तो बेसिकली सेक्शन 92 सबसेक्शन 5 में क्या होता है? कंपनी एंड ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबिलिटी ऑफ अ पेनल्टी 10,000 रुपीज लगेगी। कंटिन्यूइंग फेलियर है, यानी कि देखो 10,000 तो आपने आज ड्यू डेट थी, फाइल नहीं किया, 10,000 रुपीज एक्टिव हो गए आपके, 10,000 का तो आपको लगेंगे लगेंगे, ठीक है, वो नहीं लगते हैं, ठीक है, पर ये पेनल्टी है, आरओसी का नोटिस आ गया तो लगेंगे। आरओसी का नोटिस शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर, कंटिन्यूइंग फेलियर है, ठीक है, यानी कि एक दिन 2 दिन, अब आपने 10 दिन तक फाइल नहीं करे हैं, 10 दिन तक एनुअल रिटर्न फाइल ही नहीं करी है, तो 10 दिन के 100 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए बन गए। यानी कि अगर ड्यू डेट कितनी थी आपकी? अक्टूबर थी, 30 सितंबर को आपकी एजीएम थी, देखो देख ही लेते हैं अच्छे से, अब समझा ही देता हूँ आपको। 30 सितंबर एजीएम की डेट थी, 60 दिन लेने हैं, नवंबर आ गया, 30 नवंबर को आपको फाइल करनी थी, ये ड्यू डेट थी, ठीक है, आपने फाइल करी 10 दिसंबर को, यानी कि 10 दिन फेलियर चला आपका कंटिन्यूसली चला, तो 100 इंटू 10 कितने हो गए? 1,000 रुपए, ये आपको एडिशनल फीस देनी पड़ेगी फिक्स फीस के साथ। फिक्स फीस कितनी होगी? 200 से 600 रुपए, जो भी होती है आपकी, 400 से 600 या 200 से 600 होती है, ठीक है, वो ऑन द बेसिस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होती है कंपनी की, तो 1,000 रुपए एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। क्या ये 10,000 रुपए हमें ई फॉर्म फाइल करना, बेसिकली जब भी एमजीडी से हमने 7 या 7 फाइल करेंगे तब हमें 10,000 रुपए भी देने पड़ेंगे, ई फॉर्म फाइल करते नहीं देने पड़ेंगे। ये है जब आपने फेलियर करा हो, जब आरओसी का नोटिस आ जाता है, जब ये 10,000 रुपए आता है, तो आरओसी की बेसिकली पावर है उस केस में। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम 2 लाख रुपए, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपए और 50,000, यानी कि 1,000 बढ़ के कितने? मैक्सिमम 2 लाख ही रहने, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो है उसके केस में 50,000 ही रहने। तो क्या 10,000 रुपए ये क्या जब लगता है, जब आरओसी नोटिस इशू कर देता है और आप फिर भी फाइल नहीं करते, तो उस केस में फिर लगता है, यानी कि आरओसी ने नोटिस दिया, उसके बाद भी 30 दिन आरओसी देता है फाइल कर दो, नहीं फाइल किया तो फिर वो आपको लपेटे मिलेगा, पेनल्टी 10,000 भी लगाएगा और कंटिन्यूइंग फेलियर के नाम पे अप टू 2 लाख तक भी लगा सकता है। और ऑफिसर डिफॉल्ट के केस में कंपनी में 4 डायरेक्टर, तो 4 रुपए ऑफिसर डिफॉल्ट, 4 ही बनेंगे और 4 रुपए ही पेनल्टी आएगी, फिर पर ऑफिसर लगती है, फिर 50,000 मैक्सिमम, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे भाई? अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। एक तो अभी हमने ऊपर पढ़ा 50,000 10,000 वाला, और कंटिन्यूइंग फेलियर के नाम पे 50,000 वाला मैक्सिमम, ये पढ़ लिया। एक तो यही है सर। डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 में क्या आ जाएगी? डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगी। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न 3 साल तक लगातार फाइल नहीं करी, तो बेसिकली एवरी पर्सन हु हैज बीन अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किए और आप किसी और कंपनी में भी नहीं फाइल अपॉइंट हो सकते, कितने सालों तक? 5 सालों तक। और 5 साल कहां से स्टार्ट होंगे? जब कंपनी ने फेल स्टार्ट करा है, तो कंपनी फेल्स टू डू सो, ठीक है। उसके बाद पेनल्टी फॉर मिस स्टेटमेंट सेक्शन 448 क्या बोलता है? अगर आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी है, इफ इन एनुअल रिटर्न डायरेक्टर मेक अ स्टेटमेंट जो कि फॉल्स है
इन मेटेरियल पर्टिकुलर नोइंग टू, जानबूझकर, उसको पता था फॉल्स थी फिर भी उसने फॉल्स स्टेटमेंट दी, कोई मेटेरियल फैक्ट उसने छुपाया जानकर कि ये मेटीरियल है, तो ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which shall not be less than 6 months, which may be extended to 10 years, and shall also be liable to a fine which shall not be less than the amount involved in the fraud and the 3 times involved in the fraud। ये कोर्स की पेनल्टी है 447 की है। इस चैप्टर के लिए 447, 448, 449 बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, समझने वाला कुछ नहीं है। दो ही बातें हैं, अगर कोई आपने एनुअल रिटर्न में कोई अगर किसी डायरेक्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि विच इज फॉल्स इन पर्टिकुलर नोइंग टू बी, जानबूझकर कि वो फॉल्स है और फॉल्स स्टेटमेंट उसने दी है, और या फिर कोई मेटेरियल फैक्ट छुपाया है उसको पता होते हुए भी कि हाँ वो मेटीरियल है, तो वो बेसिकली 447 की उसके ऊपर पेनल्टी, पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन लग जाएगा। उसके बाद क्लास सेक्शन सूट, ये आप देख लीजिएगा 245 में कुछ नहीं, आपको यहाँ पे भी ट्रिब्यूनल तक ले जा सकते हैं, कंपनी लेके जा सकती है, कंपनी तो नहीं लेके जाएंगे, डिपोजिटर ही लेके जाएंगे आपको, ठीक है। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, ये अभी हमने पढ़ा 2 लाख तक की मैक्सिमम लग सकती है आपके ऊपर। उसके बाद वाइंडिंग अप सेक्शन बोलता है अगर कंपनी ने 5 सालों तक इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 फाइनेंशियल एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी तो कंपनी वाउंड अप भी मे बी वाउंड अप बाय द ट्राइब्यूनल। इनएक्टिव स्टेटस, डोरमेंट स्टेटस हो सकता है अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में नहीं फाइल करी है और कंपनी ने एनुअल रिटर्न 2 फाइनेंशियल ईयर कॉन्सिक्यूटिवली लगातार 2 फाइनेंशियल आपने एनुअल रिटर्न नहीं किए, तो डोरमेंट स्टेटस में आपको डाल दिया जाएगा, डोरमेंट कंपनियां बन जाएंगे, आरओसी बेसिकली नोटिस इशू करेगा। कंपाउंडिंग ऑफेंस ये रिलेवेंट नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। सर्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो एनुअल रिटर्न थ्रेशोल्ड है, ये अभी पढ़ के आ रहे हैं, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ मोर और टर्नओवर 50 करोड़ मोर, एवरी कंपनी प्राइवेट पब्लिक दोनों आती है यहाँ पे, एवरी लिस्टेड कंपनी के लिए अभी बात करके आए हुए हैं। वाइल सर्टिफाइंग द फॉर्म नंबर MGT 8 पीसी से सर्टिफाइड MG4, ठीक है, ये MGT 7 है, सॉरी इसको सही कर लीजिएगा जी, ये MGT 7 है, यानी कि MGT 7 जो एनुअल रिटर्न है इसको जब सर्टिफाई करेगा तो MGT 8 में वो है, MGT 8 इशू करेगा सर्टिफिकेशन, और 18 पॉइंट रहते हैं उसमें, 18 पॉइंट हैं वो आप देख लेना। वाइल ग्रांटिंग सर्टिफिकेट अंडर MGT 8 CS मस्ट एग्जामिन, क्या क्या CS एग्जामिन करेगा पर्टिकुलरली ये देख लो आप। स्टैट्यूटरी रजिस्टर देखेगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर शेयर होल्डर डिबेंचर सिक्योरिटी चार्जेस, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देखेगा, MOA, क्योंकि MOA भी देखेगा इसके रिगार्डिंग ऑल्टरेशन अगर हुई है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो वो भी चेक करता है, तो इसलिए MOA भी उसको देखने पड़ते हैं। ई फॉर्म देखेगा ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल कौन कौन से फाइल हुए हैं, लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, लिस्ट ऑफ प्रमोटर देखेगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेगा, मिनट्स देखेगा सारी, ठीक है। तो ये 18 पॉइंट्स जो हैं उनसे रिलेटेड ही ये वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट उसको चेक करने होंगे, और भी डॉक्यूमेंट चेंज होंगे जैसे जैसे ट्रांजैक्शन मिलेंगे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो उसका काम बढ़ता जाएगा पीसीएस का। सर्टिफिकेशन विद रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशन एडवर्टाइजमेंट दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है उसको, अगर एनुअल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल जितनी भी ट्रांजैक्शन मिली एनुअल रिटर्न में थी, अगर उसको सही नहीं लगेंगी डिस्क्लेमर भी देगा, ठीक है, उसको लगेगा कि कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो है कंपनीज एक्ट की वो फुलफिल नहीं हुई तो वो देगा। In case material fact are not stated correctly and completely in the annual return where company has not complied with applicable provision, यानी कि कंपनी ने अगर applicable provision comply नहीं किए, कंपनी ने मटेरियल फैक्ट जो है वो कंप्लीटली नहीं बताया एनुअल रिटर्न में, तो क्या होगा फिर डिस्क्लेमर रिमार्क आएगा, रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशन रिमार्क भी आएगा। पीसीएस में सर्टिफाई द एनुअल रिटर्न सब्जेक्ट टू सर्टेन रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशन बाय वे ऑफ एनेक्जर, मतलब सर्टिफिकेट के साथ एक एनेक्जर लगा देगा। ये मेरी ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग, मतलब ओपिनियन बोल रहा हूँ, रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशन एडवर्स रिमार्क है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सर्टिफाइंग प्रोफेशनल टू टेक द कॉपी ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। व्हाइल सर्टिफाइंग द एनुअल रिटर्न इन फॉर्म MGT 8 सर्टिफाइंग प्रोफेशनल ऑब्जर्व ऑल द स्टेटमेंट इन ट्रू एंड फेयर मैनर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोफेशनल टू गिव ऑब्जर्वेशन लिमिटेशन एज मे बी रिक्वायर्ड एंड अप्रोप्रिएट, कि हाँ जी ये जरूरी है, जहाँ जरूरी होगा अप्रोप्रिएट होगा वो देगा, ठीक है। ट्रू और फेयर मैनर में वो चेक करेगा, ऑब्जर्व करेगा सारी स्टेटमेंट जो कि एनुअल रिटर्न का पार्ट है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अब ये देख लो, क्योंकि कल को आप पीसीएस बनोगे तो आपको ये सब पता होनी चाहिए ना, गलत काम करने का अंजाम क्या होगा। अंजाम ये होगा अगर पीसीएस कोई सर्टिफाई एनुअल रिटर्न करता है जो कि अदरवाइज देन इन कंफर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द रूल मेड देयर, अदरवाइज देन इन कंफर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, अदरवाइज तो 2 लाख रुपए की पेनल्टी उसके ऊपर आ जाएगी। सर इतना ही नहीं, 448 अभी पढ़ के आए हैं, 447 में लायबल अंडर सेक्शन 447 फ्रॉड का पार्ट बनेगा ये। उसके बाद 448 449 भी आएगा, 447 तो फ्रॉड है ही है, ठीक है, 449 भी आएगा। 449 क्या, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, अगर कोई पर्सन ने इंटेंशनली फॉल्स एविडेंस किया है, इंटेंशनली जानबूझकर फॉल्स एविडेंस दिया है, कब दिया है, अपॉन एनी एग्जामिनेशन ऑन ओथ, या फिर अफर्मेशन दी है, या फिर ऑथराइज्ड है किसी काम के लिए अंडर द एक्ट, और या फिर किसी एफिडेविट में या डिपोजिशन ऑफ अफर्मेशन में, या फिर कोई बाइंडिंग अप से रिलेटेड, कोई अगर वाइंडिंग अप से रिलेटेड कोई भी उसने अफर्मेशन दी है, कोई भी एफिडेविट दिया है, कोई भी डिपोजिशन दी है, तो उस केस में भी अगर उसने फॉल्स एविडेंस दिया है उस एफिडेविट में, उस डिपोजिशन में, उस अफर्मेशन में, वाइंडिंग अप से रिलेटेड, या फिर कोई भी मैटर है जो एक्ट के अंदर है, अगर उसने फॉल्स एविडेंस दिया है जानबूझकर उसने फॉल्स एविडेंस दिया है किसी भी अफर्मेशन में, किसी भी
ओथ के ओथ अगर एग्जामिनेशन होता है किसी ओथ में, अगर उसने फॉल्स एविडेंस दिया है तो क्या है, पेनल्टी है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 साल विच में भी एक्सटेंड टू 7 ईयर, और फाइन भी लग जाएगा 10 लाख रुपए तक। यानी कि अगर आपने जानबूझकर फॉल्स एविडेंस दिया है, या तो फाइंडिंग के किसी मैटर में या किसी भी मैटर में, ये लिखा है ना, इन और अबाउट एनी मैटर राइजिंग अंडर द एक्ट, तो उस केस में आपको इम्प्रिजनमेंट होगी 3 साल की, 7 साल की जेल जाना पड़ेगा 3 साल, और जो कि 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और फाइन विच में भी एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना, पेनल्टी देख लो आप, जेल देख लो पहले, तो जेल कितनी है, 3 साल 7 साल। और फाइन 10 लाख रुपए, जितना कमाया उतना तो हमने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ही दे दिया। एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड शैल बी पनिशेबल, ये 447 है, बहुत बार पढ़ लिया होगा अब तो। एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड शैल बी पनिशेबल, अगर फ्रॉड में अमाउंट कितनी इन्वॉल्व है, 10 लाख से कम है, और 1% ऑफ द टर्न ऑफ द कंपनी विच एवर इज लोअर, और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। क्या, अगर फ्रॉड में जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है वो या तो 10 लाख या फिर 1% ऑफ द टर्न ऑफ द कंपनी विच एवर इज लोअर से कम है, और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो इंप्रिजनमेंट 5 साल तक की हो सकती है, फाइन 5 लाख तक हो सकता है, या दोनों। या फिर फ्रॉड में जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 10 लाख और 1% ऑफ द टर्न ऑफ कंपनी विच एवर इज लोअर से ज्यादा है, तो इंप्रिजनमेंट कितनी होगी, 6 महीने की होगी, विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, प्लस फाइन अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड बट विच में एक्सटेंड टू अमाउंट 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व फ्रॉड, यानी कि फाइन कितना लगेगा, जितना भी अमाउंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है, और वो एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, एक्सटेंड कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, कोर्ट कर सकती है इतना काम। पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो मिनिमम जेल 3 साल की है, वैसे कितनी है, मिनिमम 6 महीने की, एक्सटेंड कर सकती है 10 साल, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 10, मिनिमम जेल 3 साल की है। सीएस एक्ट में क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट चलेगा, आईसीसीआई भी आपको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, डिटेल स्क्रूटनी ऑफ एनुअल रिटर्न, डिटेल स्क्रूटनी ऑफ द एनुअल रिटर्न। ठीक है, पीसीएस इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज ड्यू क्वेश्चन एंड केयर सिंस ही इज बाउंड बाय सर्टिफिकेशन। ठीक है, बाउंड है सर्टिफिकेशन से, तो ड्यू केयर एंड क्वेश्चन वो लेगा जब भी वो सर्टिफिकेशन करेगा। ठीक है, इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल इन एनी ऑडिटिंग प्रैक्टिस, ऑडिट नॉट एक्सपेक्ट टू कैरी आउट 100% चेकिंग ऑफ द कंपनी डॉक्यूमेंट अराइविंग एट द फाइनल फैक्ट एंड फिगर रिप्रेजेंटेड द सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट। मतलब किसी भी, अगर हम ऑडिट की बात करें तो ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो 100% चेकिंग करे ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो कुछ इसके लिए वो टेक्निक यूज कर सकता है, लाइक सैम्पलिंग, कोई भी बेसिकली सिलेक्शन कर सकता है पर्टिकुलर आइटम्स का, और वो रिप्रेजेंट करेंगे 100% टोटल पॉपुलेशन ऑफ आइटम्स का। Certain technique of sampling and test check should be applied for forming a reasonable opinion that the document being certified reflected true and correct view of the state of affair। ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक यूज कर सकता है। उसके बाद गाइडिंग प्रिंसिपल क्या अडॉप्ट करेगा व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, कितनी चेकिंग करूंगा, 100% चेकिंग तो नहीं कर रहा, 90% कर रहा हूँ, 80% कर रहा हूँ, 70% कर रहा हूँ, तो उसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंटरनल कंट्रोल है, मेटेरियलिटी और रिस्क असेसमेंट का है। ये क्या है सर, डिटेल रिव्यू करेगा कंपनी का इंटरनल कंट्रोल कैसा है। ठीक है, चेक एंड बैलेंसेस बिल्ट इनटू द सिस्टम एंड प्रोसीजर ऑफ द कंपनी, तो कंपनी का डिटेल रिव्यू करेगा, इंटरनल कंट्रोल बेसिकली कंपनी के चेक करेगा। अगर कंपनी में इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं, अप्रोप्रिएट हैं, तो बेसिकली नीड फॉर द डिटेल चेकिंग थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद मेटरलिटी के ऊपर अगर मैं बात करूं, मेटरलिटी की बात करूं, प्रिंसिपल ऑफ मेटरलिटी इज अनदर इंपॉर्टेंट रिलेवेंट कांसेप्ट, द सेम चूजन फॉर डिटेल चेकिंग शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, वही सैम्पलिंग। ठीक है, रिस्क असेसमेंट की बात करेगा, बेसिकली रिस्क असेसमेंट करेगा, कंपनी सेक्रेटरी कह रहा है ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी इंडस्ट्री, कंपनी किस में ऑपरेट हो रही है, तो क्या करेगा, रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करेगा, हाई एरियाज आइडेंटिफाई करेगा, और उन हाई एरिया को बेसिकली एक्सटेंसिव वेरिफिकेशन करेगा उन हाई एरियाज। ये वही बात है, अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर है। तो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग जो है एक प्रोफेशनल जजमेंट हो जाता है, मतलब वन प्रोफेशनल टू अनदर प्रोफेशनल, ये बहुत चीजें डिफर करती हैं, ये अपनी जजमेंट की बात है कि मैं कितना चेक करूंगा, क्योंकि मुझे खुद को बचाना है, मैं सेफ रहना चाहिए। ठीक है, तो ही शुड सेफ गार्ड हिमसेल्फ एडिक्वेटली डॉक्यूमेंटिंग द प्रोसीजर परफॉर्म कंक्लूजन अगेंस्ट एनी पॉसिबल चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस और इनएक्यूरेट। कल को क्या हो सकता है, पॉसिबल चार्ज हो सकता है आपके अगेंस्ट, नेग्लिजेंस का केस लग सकता है आपके अगेंस्ट। ठीक है, कोई आपने इनकम्प्लीट स्टेटमेंट सर्टिफाइड करी, तो उसमें आप फंस ना जाओ, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है, आप कितनी एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, कितनी चेकिंग आप करोगे डॉक्यूमेंट। चलिए, उसके बाद देखते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेशन बाय पीसीएस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैंने ऊपर बोला था ना, नीचे डिटेल में आएगा, वो आ गया है। अब ये है क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेशन, सिंपल सी बात है, एलओडीआर रेगुलेशंस हमारी जो हैं, एलओडीआर रेगुलेशन वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला, एक तो उसके अंदर डिस्क्लोजर्स हैं, लिस्टेड ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, दूसरा कंप्लायंस है, और कुछ बातें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो एलओडीआर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर की बात हुई है, देखा रेगुलेशन नंबर 30 है, कुछ कंप्लायंसेस हैं, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली बात है ना, वो रेगुलेशन जो है वो 17 to 27 क्लॉज बी आई ऑफ रेगुलेशन 46 टू पैरा सी डी ऑफ शेड्यूल 5 सेबी अलाउड रेगुलेशंस में दी हुई है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली बात है। ठीक है,
अब इनके ऊपर सर्टिफिकेट पीसीएस इशू करता है, तो सर्टिफिकेट ऑन द कंप्लायंस ऑन द कंडीशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस कौन इशू करता है? पीसीएस ही करेगा। ये उस सर्टिफिकेट की बात हो रहा है कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन कर रहे हो या नहीं। द सर्टिफिकेट कैन बी इशूड आइदर बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वो पीसीएस भी कर सकता है, ठीक है, डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ एनेक्स होगा, ठीक है। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 27(2) लिस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, भी इनको इशू करनी होती है। अच्छा, ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमने रेगुलेशन पढ़ी, ये सब हमने पढ़ा, ठीक है, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? उसकी एप्लीकेबिलिटी लिखी हुई है रेगुलेशन नंबर 15 में। रेगुलेशन 15 में एप्लीकेबिलिटी लिखी हुई है और वहां पे नॉन एप्लीकेबिलिटी भी लिखी हुई है। तो इस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट किस कंपनी को है, वो अल्टीमेटली कहां लिखी हुई है? रेगुलेशन 15 में लिखी हुई है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट देने की किस कंपनी पे लगती है? वो कहां लिखी हुई है? रेगुलेशन नंबर 15 में। और रेगुलेशन 15 में नॉन एप्लीकेबिलिटी भी लिखी हुई है, और नॉन एप्लीकेबिलिटी मैंने यहाँ पे लिख रखी है। लिस्टेड एंटिटी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़, नेट वर्थ नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़ ऑन द लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, या फिर वो वाली लिस्टेड एंटिटी जिसने अपने स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एसएमई एक्सचेंज पे लिस्ट कराए हुए हैं, तो उन पे बेसिकली ये रेगुलेशन 15 में नॉन एप्लीकेबिलिटी लिखी हुई है, और उन पे ये वाली रिक्वायरमेंट जो है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑन द कंप्लायंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एप्लीकेबल नहीं होती। कैसे इशू करेंगे, मोड ऑफ इशुएंस, ये अब आप देख लेना, 3 स्टेप में इजीली दिया हुआ है, बिल्कुल इजीली है। ड्राफ्ट रिपोर्ट लेगा, एग्जामिन करेगा, उन बेसिस पे बेसिकली वो रिपोर्ट इशू करेगा। तो ये आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है। टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दो टाइप के सर्टिफिकेशन है, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड सर्टिफिकेट, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट। अनक्वालिफाइड सर्टिफिकेट शुड बी इशूड व्हेन पीसीएस फॉर्म एन ओपिनियन दैट इज कंडीशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड, यानी कि कंडीशन जो है ड्यूली कंप्लाइड करिए तो अनक्वालिफाइड। और अगर क्वालिफाइड सर्टिफिकेट कंपनी इशू कर रहा है तब जब जहां पे सर्टेन स्पेसिफिक नॉन कंप्लायंस है, ठीक है, और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देगा नॉन कंप्लायंस का, इनएडिक्वेसीज का, तो वो सब बेसिकली अनक्वालिफाइड, बेसिकली क्वालिफाइड सर्टिफिकेट को अपने मेंशन करेगा। इट इज रिकमेंडेड दैट क्वालिफिकेशन इफ एनी शुड बी स्टेटेड बोल्ड टाइप में देगा, इटैलिक्स इन द, ठीक है, बोल्ड और इटैलिक्स में होनी चाहिए जो भी क्वालिफिकेशंस हैं। क्वालिफाइड सर्टिफिकेट की बात करें, क्वालिफिकेशन जो है वो बोल्ड और इटैलिक्स में होनी चाहिए। अगर कोई अनेबल टू फॉर्म एन ओपिनियन इन रिगार्ड टू एनी स्पेसिफिक मैटर, तो बेसिकली क्लियरली वहां पे बताएगा दैट ही इज अनेबल टू फॉर्म एन ओपिनियन विद रिगार्ड टू दैट मैटर ऑन रीजन देयरऑफ, ठीक है। मतलब कंपनी, मैंने लिखा हुआ है, कंपनी हैज नॉट प्रोवाइडेड कंप्लीट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड अप्रूवल फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कंपनी नहीं दे रही है, ठीक है, अप्रूवल्स नहीं दे रही है वेरिफिकेशन के लिए, तो उस केस में वो ये बोलेगा कि भैया मैं नहीं दे सकता ओपिनियन, ही इज अनेबल टू फॉर्म एन ओपिनियन विद रिगार्ड टू दैट मैटर, और इसके रीजन भी ये वाला रीजन देगा, ड्यू टू दिस लिमिटेशन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अगर स्कोप ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेशन, मतलब कंपनी ने लिमिटेशन लगा दी और उसकी वजह से उसका स्कोप ऑफ वर्क है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया, तो वो भी वो मेंशन करेगा सर्टिफिकेट में, इंडिकेट सच लिमिटेशन। क्या कंपनी जो है स्टैच्यू रिकॉर्ड नहीं दे रही, रजिस्टर नहीं दे रही, वेरिफिकेशन नहीं करवा रही, तो विच दैट इज लिमिटेड, उसका स्कोप तो लिमिटेड हो गया ना एग्जामिनेशन का, तो उस केस में वो बताएगा। अगर लिमिटेशन जो है मटेरियल है, तो पीसीएस जो है उसकी वजह से अपनी ओपिनियन भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो वो भी मेंशन करेगा इस सच लिमिटेशंस सो मटेरियल पीसीएस अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन द पीसीएस शुड स्टेट। अब ये क्या मेंशन करेगा, ये वाली बात करेगा, इन एब्सेंस ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड ही इज अनेबल टू सर्टिफाई द कंप्लायंस ऑफ कंडीशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय द, ठीक है। लिमिटेशन की बात कर ली, स्कोप पे उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उस केस में क्या हो बेसिकली मेंशन करेगा अपनी रिपोर्ट के अंदर, वो सारी बातें यहाँ थी। पेनल्टी फॉर फॉल्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देखो, टीसीएस शुड कंप्लाई विद द कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो कोड ऑफ कंडक्ट आईसीएस ने इशू करा उसका पालन करना उसकी जिम्मेदारी है, नहीं करेगा तो डिसिप्लिनरी एक्शन उसके ऊपर चलेगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट चलेगा, ठीक है। किसके अंदर? सीएस एक्ट के अंदर। सेक्शन 448 हम पढ़ के आए, वो भी लगेगा, 449 भी लगेगा। अब ये आ जाता है सेबी एक्ट का और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर क्या क्या पेनल्टीज हैं उसकी बातें हुई। बोलता है सेक्शन 23 एच ऑफ द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, बोलता है whoever failed to comply with any provision of security contract regulation, यानी कि आपने सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं किया, उसके प्रोविजन का पालन नहीं किया, या जो रूल्स है उनका पालन नहीं किया, आर्टिकल्स नहीं कंप्लाई किए, बाय लॉज कंप्लाई नहीं किए, रेगुलेशंस, रेगुलेशन कौन सी रेगुलेशन? एलओडीआर, पर्टिकुलर आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट जो है वो कहां से आ रहा है? वो रेगुलेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से ही तो आ रहा है। रेगुलेशन क्या है? एलओडीआर। अगर आपने कंप्लाई नहीं करी तो ही शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख एंड व्हिच मे टू एक्सीड 1 करोड़ रुपीस तक एक्सीड हो सकती है। देख रहे हो कितना बड़ी पेनल्टी है। सेबी की पेनल्टी छोटी मोटी नहीं होती, सेबी पेनल्टी 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ तक होती है, ठीक है। तो लायबल टू पेनल्टी व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख एंड एक्सीड टू 1 करोड़। क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशंस की बात करी, मैंने रेड क्यों किया हुआ है? मैंने रेड किया हुआ है क्योंकि एलओडीआर का नॉन कंप्लायंस हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एलओडीआर का हो रहा है। उसके बाद बोलते हैं 23M, ये वही बोलता है कॉन्ट्रावीन, अभी तो करा है आपने फेल टू कंप्लाई, अगर आपने कॉन्ट्रावीन करी है और अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावीन करी है, फिर अबैट द कॉन्ट्रावेंशन, यानी कि कॉन्ट्रावेंशन या तो कॉन्ट्रावीन कर दिया है या कॉन्ट्रावीन करने की कोशिश करी है, अटेम्प्ट किया है, या फिर आपने साथ दिया, तो आपको प्रोविजन एससीआर वहां भी नहीं छोड़ेगा। पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर, फाइन लग जाएगा 25 करोड़, 25 करोड़ का फाइन, 10 साल की जेल, समझ रहे हो ना।
उसके बाद यहाँ था इफ एनी पर्सन फेल टू पे द पेनल्टी, अगर आपने पेनल्टी पे नहीं करी तो फिर आप पे, या fail to comply with any direction order, he shall be punished with imprisonment further penalty not less than 1 month, but which may extend to 10 year और with fine extend to 25 rupees। यानी कि अगर आपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई डायरेक्शन दिया, कोई ऑर्डर दिया, उसका पालन नहीं किया, उसको कंप्लाई नहीं किया, तो अगेन आपके ऊपर पेनल्टी और फाइन लग जाएगा। साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये आप देख लीजिएगा, सेक्शन 134 है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करता है, ठीक है, ये वो वाली बात दी हुई है। अडॉप्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी आप देख लीजिएगा, इजी है बिल्कुल, बच्चों वाला टॉपिक है। किस किस को हम बेसिकली डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट और जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कनेक्टेड जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस किस को देनी होती है, और ठीक है, किस किस को देनी होती है, कंपनीज एक्ट में रिक्वायरमेंट है ना, तो वही यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो ये आपको करना है, आप खुद से देख लीजिएगा। पीनल प्रोविजन दे रखे हैं, शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 3 लाख रुपीस एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 50,000। ऑब्लिगेशन एंड पीनल प्रोविजन, अब देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग साइनिंग सर्टिफिकेशन फॉलोइंग थ्रेट टू द कंपनी ऑथराइज पर्सन एंड टू द सर्टिफाइंग प्रोफेशनल, तीन लोग फंसेंगे इसमें, कंपनी भी फंसेगी, ऑथराइज पर्सन जो भी डायरेक्टर ऑफिसर था वो भी फंसेगा, सर्टिफाइंग प्रोफेशनल पीसीएस भी फंसेगा। कंपनी को क्या है, कंपनी को देखो सेक्शन 92 तो आएगा ही आएगा, प्रोविजन कंपनीज एक्ट प्रोवाइड फॉर एक्शन फाइन पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड ऑन द कंपनी इन केस ऑफ डिफॉल्ट मेड बाय द कंपनी ऑफिसर। तो बेसिकली कंपनीज एक्ट के अंदर जितने भी फाइन एंड पेनल्टी के प्रोविजन है वो कंपनी के ऊपर लग जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपके ऊपर एक्शन ले सकती है, कंपलसरी बाइंडिंग आपका बेसिकली क्या दे सकती है, नोटिस मार सकती है आपको। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर एंड डिफॉल्ट, यहाँ भी बेसिकली लिखा है प्रोविजन कंपनीज एक्ट के अंदर जितने भी एक्शन फाइन पेनल्टी है वो इंपोज हो जाते हैं ऑफिसर एंड डिफॉल्ट के ऊपर, इनके डिफॉल्ट इज मेड बाय द कंपनी या उसके ऑफिसर। उसके बाद एक्शन में भी टेकन बाय द सेंटर 447 448 49 भी आपके ऊपर लग जाएगा। सर्टिफाइंग प्रोफेशनल के ऊपर क्या क्या आएगा, रिस्क ऑन रेपुटेशन, यानी कि अगर आपने कोई फॉर्म सर्टिफाई बेसिकली कोई फॉर्म्स आपने रॉन्गली सर्टिफाई कर दिया तो क्या होगा, आपके ऊपर नोटिस आएगा, 448 चार्ज लग जाएगा, 449 लग जाएगा, आईसीआईसीआई आपके पीछे पड़ जाएगी, ठीक है, तो इतना सब कुछ आएगा, तो आपकी रेपुटेशन तो अल्टीमेटली मार्केट में बिल्कुल नीचे हो जाएगी ना, आपकी रेपुटेशन ऑफ सीएस फर्म वो भी नीचे जाएगी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी आप नीचे जाओगे, प्रैक्टिस भी खत्म हो सकती है आपकी। और उसके बाद बैड रिप टू आईसीएसआई, आई बेसिकली प्रोफेशनल जगत में, प्रोफेशनल जितनी भी इंस्टीट्यूट सीसीसीए में, उसमें भी हमारी सीएस की भी एक रेपुटेशन कम हो जाएगी ना। आप देखो कि सीएस तो ऐसे हैं, गलत गलत सर्टिफिकेशन करते हैं, तो ये सब बातें बनने लगेंगी, तो ये आईसीएसआई को भी अच्छा नहीं लगेगा। पीसीएस टू कीप इन माइंड व्हाइल सर्टिफाइंग और टेस्टिंग द फॉर्म, तो पीसीएस को ध्यान रख के फॉर्म सर्टिफाई करने हैं, क्या करने हैं, ध्यान रखकर करने हैं। कुछ भी आपको सीएस बनने के बाद ऐसे इधर उधर डीएससी नहीं लगाने, सोच समझ के डीएससी यूज करने हैं। मैं आज बता रहा हूँ आपको, सोच समझ के क्या करने हैं, डीएससी यूज करने हैं। हाँ जी, तो रेपुटेशन वाला पॉइंट पढ़ लिया। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में क्या होगा, क्लॉज 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल। अब देखिए जो क्लॉज 2, क्लॉज 5 6 7 8 है ना, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, नेक्स्ट लेक्चर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पे होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म्ड केस स्टडी वाला प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के ऊपर आता है, तो वो वाला बेसिकली हम नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट रिवीजन बैच में हम वो करना, नेक्स्ट रिवीजन सेशन में हम वो करने जा रहे हैं। तो हम ये सब वहीं पढ़ेंगे जहाँ पे वो डीम टू बी गिल्ट ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है, और ये एनुअल रिटर्न के केस में भी और किसी भी स्टेटमेंट के केस में भी लग जाता है। In case there is any false statement in material particular or omission of material fact certified, he would be liable for disciplinary action of professional or the misconduct under the CS Act। तो उसके ऊपर भी CS Act के अंदर जितने भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट दिए हुए हैं ना, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल, तो वो वाली बात कर रहा है। इन केस ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट एक्शन इन सेकंड शेड्यूल, ही विल बी लायबल फॉर द फॉलोइंग एक्शन, क्या रिप्रीमेंड हो सकता है, रिमूवल ऑफ नेम, फाइन लग सकता है 5 लाख तक का, या फिर उसका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर से निकाल सकते हैं फॉर सच परमानेंटली, या फिर फॉर सच पीरियड एज में बी थॉट फिट बाय द डिसिप्लिन, ये तो परमानेंटली निकाल देंगे, या जो भी डिसिप्लिन कमेटी को सही लगेगा उस टाइम पे वो सोचेंगे। कंपनीज एक्ट के अंदर विद द व्यू टू एंश्योर दैट पीसेस कैरी आउट ड्यू टू द रजिस्टर में कैरी आउट द स्क्रूटनी ऑफ ऑन रैंडम बेसिस, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की बात कर रहा है सर ये, यानी कि रजिस्ट्रार स्क्रूटनी कर सकता है फॉर्म की रैंडम बेसिस पे, तो पीसीएस को जो अपना काम करना है वो ड्यू डिलीजेंस के साथ करना है। रूल 8 9 ऑफ द कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिस एंड फीस रूल क्या बोलता है, कोई भी अगर कोई फाइलिंग डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन रिटर्न की बात कर, अगर कोई मैटर फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या कोई मटेरियल फैक्ट मैंने अमिट करे हैं, ठीक है, तो आपके अगेंस्ट सेक्शन 448 449 भी हो सकता है और आप वहाँ लाइबल हो जाएंगे। रेगुलेटर क्या कर सकता है, रेगुलेटर आपके अगेंस्ट कर सकता है। रूल 8 और 10 द कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस फीस रूल के अंदर क्या बोल रहा है, without prejudice to any other liability in case of certification of any form document application written containing wrong or false or misleading information or omission of any material fact or achievement by the person, DSC shall be deactivated by the central government till a final decision, यानी कि आपके DSC डीएक्टिवेट कर दी जाएंगे इस केस के अंदर। और ये एमसीए का सर्कुलर है, आरडी और आरओसी बेसिकली इंक्वायरी आपके अगेंस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको टाइम दिया जाएगा, 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा सबसे पहले, और 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, आप रिप्लाई करो, देन 15 दिन के बाद रिप्लाई करने के बाद आरडी आरओसी अपनी रिपोर्ट ई गवर्नेंस सेल में सबमिट करेंगे, ई गवर्नेंस सेल और रिकमेंडेशन देंगे उसके साथ कि आपके अगेंस्ट 447 448 लगाया जाए, और रिगार्डिंग रेफरल ऑफ एनी मैटर टू प्रोफेशन, यानी कि आईसीएसआई के अगेंस्ट, आईसीएसआई को बेसिकली रेफरल दिया जाएगा आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाई जाए। ई गवर्नेंस सेल क्या करेगा,
नेसेसरी इंस्ट्रक्शन आपको आरडीआरओसी को देगा आपके अगेंस्ट केस 448 449 के अगेंस्ट आपको चला जाए, यानी कि फ्रॉड में फंसने के चांसेस वाली बात बोल रहा है। फ्रॉड 448 फ्रॉड में ले आता है तो आपको 10 साल की जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो रेगुलेटर के पास भी बहुत सारी पावर्स हैं आपके अगेंस्ट, जो आपके अगेंस्ट इंक्वायरी कंडक्ट वो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? बस चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, दी एंड। सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, आपको इसके बाद केस हो जाके देखना है, केस स्टडी देखनी है, रेगुलेशन नंबर 4 देखनी है, और एमजीटी 8 का जो फॉर्म है उसको एमजीटी 8 का जो फॉर्मेट है उसको गो थ्रू करना है, सिर्फ गो थ्रू करना है, पेपर में ही लिखने को बनाने को नहीं आएगा। बस प्रिंसिपल्स करने हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आपको, रेगुलेशन नंबर 4 ऑफ एलओडीआर रेगुलेशन वो आपको करना ही है, मस्ट 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 है, पेपर में आया हुआ है कई बार, पहले वो किसी और चैप्टर का पार्ट था, पहले वो सेक्रेटरी ऑडिट के अंदर भी दिया था, तो अब वो यहाँ पे भी कवर्ड है, तो आप उसको यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये था रिवीजन लेक्चर साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन का। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, hope you have liked this video. Please share and subscribe to our YouTube channel Log and XCS. Thank you so much.